गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने आई थिंक 123 कंप्लीट कर लिया था, 124 हो गया था। 125 मेरे को अभी लिखवाना है, 126 मेरे को एक बार डिस्कस करना है और 127 हो गया था, है ना। तो आइए 125 पहले थोड़ा लिखते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे।
इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो। एक्चुअली लॉ में ना दो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको एक साथ लिखा देता हूँ, ठीक है। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जहाँ लिखा है ना, 7 और more years। ऐसे लिखो 7 years+। ठीक है।
हो गया यहाँ तक लिखना? सबका हो गया? ऑनलाइन पे भी हो गया ना सभी का? कोई रह तो नहीं गया लिखने का? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रह गया होगा तो बताना, ठीक है, मैं पीछे कर दूंगा।
हाँ, डिसजॉर्ज्ड, DISGORGED, डिसजॉर्ज्ड। मैं बताऊंगा बेटा, बाकी तुमको समझ आ गया कि डिसजॉर्ज। हाँ बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। पूरा बताऊंगा, काहे ना चिंता करते हो। हो गया लिखना तो बताएंगे। कोई रह गया? पक्का? ऑनलाइन पे कोई रह गया? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई रह गया? बड़े आगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, उसको लगा देना गेट। जस्ट सेकेंड, नेटवर्क गलत कनेक्टेड है। ओके, मेरा आ रहा है ऑडियो वगैरह, एक बार बता दो। सब प्रॉपरली आ रहा है ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए। ऑडियो वगैरह सब आ रहा है ना? एक बार थम्स अप दे दो, प्रॉपर बता दो एक बार। तू क्या थम्स अप दे रहा है? हाँ, चलो ओके। तो 125 हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये मैंने आपको जब कंसेप्ट कराया था, मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है। मैं एक बार सारे सेक्शंस आपको रिकैप करा देता हूँ, शुरू से आपको बिल्कुल जीरो से रिकैप कराता हूँ। बेटा हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसमें मैंने आपको बताया था डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है मेंबर्स, और कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? वोट इन फेवर, मात्र एक ज्यादा होना चाहिए वोट अगेंस्ट से, तो अपना वोट पास हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक नॉर्मली बताया कि कैसे करते हैं, तो तरीका बताया कि कितने लोग फेवर में हमने लिख लिया, कितने अगेंस्ट में हमने लिख लिया, और हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस का आइटम होता है। ये मैंने आपको अभी नहीं बताई चैप्टर 7 में। जो लोग चैप्टर 7 पढ़ गए, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऑर्डिनरी अड्डा वाला पॉइंट है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो डिविडेंड का रेट है, जो डिविडेंड का रेट है, अभी मैंने शुरू किया, जस्ट फटाफट बैठ जाओ, अभी शुरू किया जस्ट। उस तरफ से आया होगा बोल्ड बुक साइड। चलो अच्छा, लेट्स अभी फोकस करते हैं। मैंने फिर आपको कहा कि जो डिविडेंड का रेट होता है, मेंबर्स उसे कमा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, या उतना ही कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा 10% डिविडेंड देंगे, तो एट मैक्स मेंबर भी क्या बोल सकते हैं? 10% डिविडेंड, या फिर उससे 9%, 8% कर सकता है। ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें होती हैं आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला आता है सोर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से दिया जा सकता है। डिविडेंड कुछ नहीं होता, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, प्रॉफिट का ही बंटवारा होता है। तो आप कहां से दे सकते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द
करंट दैट फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों दिया था मैंने आपको बता दिया था, मिनिमम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आया था, क्यों आया था मैंने बता दिया, वरना कंपनी क्या करेगा, कंपनी साइड में जीरो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, प्रॉफिट को इन्फ्लेट करेगा, तो वो गलत होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप डेप्रिसिएशन मिनिमम इतना देना पड़ेगा, और एक शेड्यूल 2 बना दिया कि इसके हिसाब से इतना मिनिमम डेप्रिसिएशन तो देना ही देना पड़ेगा। ये ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट से, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आउट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर, अगेन ये भी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये दोगे। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना पड़ता है, मैंने आपको लॉजिक बताया कि आप दोनों का यूज कर सकते हो। उसके बाद एक अनोखा अद्भुत पॉइंट आया, कहा कि आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय इट। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी है कि मैं आपको हर साल के एंड में इतने रुपए दूंगा, उससे आप डिविडेंड बांटना। ये मैंने आपको बताया था लॉजिक, एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें उनसे कहा गया था कि भैया पब्लिक से फंड जमा करो, पब्लिक से फंड जमा करने के बाद आपको उनको तो कुछ ब्याज देना पड़ेगा या इंटरेस्ट या डिविडेंड टाइप का कुछ देना होगा, तो डिविडेंड देने के लिए हमने आपका बंदोबस्त कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम आपको कुछ पैसा दे देंगे और आप उसी से यूज करके डिविडेंड दे देना। तो ये इसके लिए डाला गया, और ये कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी एसजी आउट ऑफ एनी इन परसेंट ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय, कि मेरी गारंटी कि मैं आपको हर साल के एंड में इतने रुपए दे दूंगा, उससे आप डिविडेंड बांट देना। ऑल्दो ये सोर्स नहीं होता, अगर आप लॉजिकली पढ़े तो डिविडेंड आपके प्रॉफिट्स का बंटवारा होता है। क्या ये प्रॉफिट है क्या? कोई प्रॉफिट नहीं है, ये आप ऐसे ही बांट रहे हो हवा में, ठीक है ना। तो ये कोई सोर्स होना नहीं चाहिए, पर ये मैंने आपको बताया क्यों आया था लॉजिक कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, पास्ट के लॉसेस और डिप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर। डिप्रिसिएशन का तो मैंने आपको बताया, पास्ट के लॉसेस क्यों प्रोवाइड करने होते हैं ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, क्योंकि आपका अल्टीमेट पीएल तो कहीं ना कहीं से एक तरह से बैंक को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कंसेप्ट समझाया था। मैंने आया था, मान लो मेरा अगर सब कुछ कैश में होता तो 10 लाख मैंने सेल किया, 8 लाख का मेरा उसमें खर्चा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट 2 लाख बचा। ये प्रॉफिट 2 लाख बैंक में पड़ा रहेगा मेरा, क्योंकि सारा कैश है, मैं कैश है बैंक से हुआ मेरा सारा। अब मेरे को कहना है कि पिछले साल मैंने 8 लाख का लॉस किया था, ठीक है, इस साल मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया। इन रियलिटी क्या मेरे पास बैंक में पैसे होंगे कन्वर्टेबल कैश जिससे मैं डिविडेंड दे पाऊंगा? अरे सोच के बताओ ना। इन रियलिटी क्या मेरे पास पिछले साल मैंने 8 लाख का लॉस किया था, इस ईयर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया, क्या मेरे पास कैश होगा बैंक में डिविडेंड देने के लिए? लॉजिकली सोच के बताओ, वो लॉस का पैसा तो कहीं से उधार उधर लेकर के आया होगा ना। इसी कारण से बोला कि पिछले साल लॉसेस है, इस ईयर प्रॉफिट हुआ, तो आपको पहले पिछले साल के लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। सबको ये लॉजिक समझ में आया क्या? कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको रिकैप चाहिए कि साहब वापस बता दो, ये लॉजिक हमको समझ नहीं आया, तो मेरे को बोलना, मैं वापस बताऊंगा पूरा डिटेल पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। या अगर मैं तो रिकैप करा रहा हूँ ना, आपको तो लॉजिक तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कहाँ भी अगर आपको अटक गया, बोला कि नहीं सब ये याद नहीं आ रहा, मैं वापस बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं रिकैप करा रहा हूँ और आप हाँ हाँ करते जा रहा हूँ, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि पुराने लॉजिक्स आपको याद आ रहे हैं। जहां भी थोड़ा भी दिक्कत हो आप बोलना, मैं पूरा रिपीट कर दूंगा। ये वाला लॉजिक याद आ गया आपको? पास्ट लॉसेस को क्यों सेट ऑफ करने बोलते थे, डेप्रिसिएशन को क्यों सेट ऑफ करने बोलते थे, और मिनिमम डेप्रिसिएशन तो शेड्यूल 2 द्वारा देना ही पड़ेगा। डिविडेंड को फिर अगले स्टेप में कहा गया आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करोगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अब ये फ्री रिजर्व क्या होता है, मैंने आपको इसका भी डेफिनेशन लिखा है। फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, गोल कर दिया। इधर बोला डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, उधर बोला फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लेकिन मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने आपको बताया वो रिजर्व जो एक तो पीएल को डेबिट करके बने हुए हो। नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमको क्या देखना है, पीएल को डेबिट करके बनाया गया हो, और दूसरा उसका यूज लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया, उसको हम कहते हैं फ्री रिजर्व। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं क्या? क्योंकि वो पीएल को डेबिट करके नहीं बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है ना। एक 10 रुपए का शेयर मैंने 50 रुपए में बेचा, तो बैंक एंट्री आता है 50, इक्विटी कैपिटल आता है 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम आता है 40, तो वो 40 रुपए जो बना एसपीआर का, वो क्या पीएल को डेबिट करके बना? नहीं। तो क्या ये फ्री रिजर्व हो सकता है? नहीं। दूसरा कंसेप्ट मैंने बोला कि मैंने को लॉ ने बोला डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने को, कहा कि हर साल आपको ये 10% जो भी पैसा आएगा, कुछ भी परसेंट आएगा, वो आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना हो, और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर वालों को पैसे की रिपेमेंट के टाइम पे किया जाएगा। क्या ये पीएल को डेबिट करके बना? क्या ये पीएल को डेबिट करके बना? अरे क्या नहीं, पीएल को डेबिट करके बना। हाँ,
क्या ये पीएल को डेबिट करके बना? हाँ। क्या ये फ्री यूजेज है कि यूजेज लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया, यूज लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया है, क्या ये फ्री रिजर्व हुआ? नहीं। तो फ्री रिजर्व समझ में आया क्या होता है? क्या हालांकि लॉ में पढ़ेगा तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, पर आपको लॉजिकली ऐसे क्लैरिटी आएगा कि फ्री रिजर्व क्या होता है। पहला फ्री रिजर्व वो रिजर्व, पहला क्राइटेरिया क्या है? पीएल से डेबिट होकर बनाओ, तभी ना उससे डिविडेंड देगा ना। और दूसरा, लॉ ने उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हो। लॉजिक समझ में आया? लॉ ने कह दिया इस रिजर्व को इसी पर्पस के लिए यूज करना, बात खत्म, डिविडेंड उससे नहीं बटेगा। मैंने मजाक में एग्जांपल भी दिया था, मुझसे शादी करोगी फिल्म का, वो सलमान खान वाला गुल्लक का। तो गुल्लक तुमने उस पर्पस स्पेसिफाई कर दिया गुल्लक का, उसके बाद तुम उस पैसे से बूंदिया खाओगे क्या? बताओ, नहीं खाओगे ना। ठीक है ना, तो उससे आप उसको यूज नहीं करोगे, उस गुल्लक को फिर उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन बी पेड, और किसको किसको? पहला मैंने बताया रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब सिनर्जी C3 के रजिस्टर में जिनका जिनका नाम लिखा हुआ है उनको उनको डिविडेंड जाएगा। या फिर उनके ऑर्डर, मैं किसी ने कह दिया कि मेरे को मत देना, मेरे पिताजी को इस अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कर देना, तो फिर उनके पिताजी को ट्रांसफर कीजिएगा। और तीसरा, इस बैंकर, बैंक में आजकल यही होता है, मैंने आपको चेक भी दिखाया था। आजकल पुराना जमाना में जो मैंने बताया, ये मेरे जो बुआजी का चेक था वो डीमैट फॉर्म में नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में है, बहुत पहले का लिया हुआ है, 50 साल पहले ऐसा बात है। ठीक है, तो वो डीमैट फॉर्म में नहीं था। आजकल तो सब डीमैट है, आप एप्लीकेशन में अकाउंट खोलता है और डायरेक्ट बैंक में पैसा आ जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो लोग को थोड़ा मालूम भी होगा कि आजकल क्या होता है, आप एप्लीकेशन से खोलते हैं, डायरेक्ट बैंक का डिटेल देता है और कंपनी डिविडेंड डायरेक्ट आपका बैंक में देता है। पहले चेक बन करके आता था, उसको क्या बोलते थे? डिविडेंड चेक बोलते थे या डिविडेंड वारंट बोलते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। डिविडेंड कैसे पे किया जा सकता है? इनका नाम रख दिया, कैश में, चेक में, डिविडेंड वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। तो ये मैंने आपको साथ हो गया सिंपल। डिविडेंड डिक्लेयर करते ही 5 दिन के अंदर आपको एक सेपरेट अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करना होता था। इसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया था कि भैया पहले क्या होता था, लंबा लंबा बड़ा बड़ा अमाउंट का डिविडेंड होता था, उसको डिले करता था अननेसेसरी, ताकि उसमें बेकार का ब्याज हम लोग खा सके। अब उसको रोकने के लिए लॉ मेकर ने सारा पेमेंट का डेडलाइन को पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया। पहला बोला है 5 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होगा? जब ये आकर के चिल्लाएगा ना, इधर वोट पास हो गया, वोटिंग लिया, उसके बाद बोला ना पास हो गया, वो हो गया डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वहां से 5 दिन के अंदर आपको इसको कहां ट्रांसफर करना है? एक अलग से अकाउंट बनाना है, और किसके साथ बनाना है? एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ बनाना है। ठीक है ना? ठीक है, और उसमें आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। फ्री रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फ्री रिजर्व्स के अंदर मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें लॉ ही बोलते हैं कि फ्री रिजर्व में कवर नहीं होगा। पहला क्या आता है? अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन मतलब वो गेन जिसमें अभी जेब में पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। मैं डॉलर में सामान बेचता हूँ, बोला था ना, डॉलर में मैं सामान बेचता हूँ, मैंने आज डॉलर में सामान बेचा है। ठीक है, ये पुलकित बाहर चला गया यूएस में, पुलकित को $10,000 का मैंने सामान सप्लाई किया। पुलकित कहता है पेमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगा। आज क्या चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेमेंट दूंगा। तो आज मैंने इसको $10,000 का सेल किया, तो आज के रेट के हिसाब से मैं बैलेंस अपने पीएल में रिकॉर्ड कर दूंगा। लेटर से आज $1 का रेट 80 रुपए, तो मेरे एएस बोलते हैं कि आज 80 लाख, आज 8 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर दो। 10,000 इंटू 80, 8 लाख पे रिकॉर्ड कर दो। 31 मार्च को, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आ रहा है ना, 31 मार्च को आप इसको डीवैल्यू कर दो। उस दिन जो डॉलर का रेट रहेगा, मान लो उस दिन 81 रुपीज हो गया डॉलर का रेट, तो आज मेरा 80 था, उस दिन कितना हो गया? 81। तो अभी मेरा रिसीवेबल कितना आ जाएगा? 8,10,000। पहले कितना था? 8 लाख, जब रिकॉर्ड किया तब 8 लाख था, अभी कितना गया? 8,10,000। तो 10,000 का गेन हो गया ना। ये गेन आपका एएस ये बोलते हैं क्या? अनरियलाइज्ड, जेब में पैसा आ गया क्या? पेमेंट करते वक्त तो पुलकित $10,000 ही मेरे को पेमेंट करेगा ना भाई। मई में जब आएगा तो पुलकित तो $10,000 ही पेमेंट, उस समय हो सकता है डॉलर का। हाँ, तो उस दिन आपका 78 हो गया, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा उस दिन। समझ में? अगर जिस दिन पेमेंट करने में आया उस दिन 78 हो गया, तो पुलकित तो $10,000 ही तुमको पे करेगा। तुम्हारे बैंक में बैंक उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में पे भेजेगा, तो बैंक तुमको उस दिन 7,80,000 भेजेगा। तो तुमने कितना दिखा रखा था? 8-10, तो तुमको 30,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा उसके अंदर। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए ऐसे पैसे से हम जो 10,000 हमने साल के एंड में प्रॉफिट बना लिया, अनरियलाइज्ड गेन बोलते हैं, उससे मैं खुश हो रहा हूँ, इससे डिविडेंड बांटूंगा। अरे भाई, जेब में पैसे ही नहीं आए, कहीं से डिविडेंड बांटोगे तुम? जब जेब में पैसे आए तब तुम डिविडेंड बांटने की सोचना। सर मान लो 31 मार्च को 81 था रेट, मई में जाकर के भी 81 था, अब पैसे मेरे पास आ गए, अब मेरे पास बैंक में 8 लाख
10,000 आ गया, अब वो 10,000 है वो रियलाइज गेन हो गया, अब उसको यूज करके मैं डिविडेंड दे सकता हूँ। मेरा बात समझ में आया? ऑनलाइन पे भी सब बताते जाओ, सबको एक बार थम्स अप दे दो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं फटाफट। ओके चलो ठीक है। मानवी आई होप आपको भी क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया। चलो ग्रेट ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा उसके बाद आपका रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन तो मैंने सिंपल समझाया, रीवैल्यूएशन तो किसी भी एंगल से, एक तो पैसा भी नहीं आता जेब में, दूसरा रीवैल्यूएशन को कभी पीएल डेबिट करके बनाते ही नहीं है, एसेट डेबिट करते हैं जो भी रीवैल्यूएशन का होता है, तो दोनों ही केस से फ्री रिजर्व किसी भी एंगल से होता नहीं। तीसरा मैंने आपको बताया इंड एएस की लैंग्वेज यूज की है। इंड एएस में आपका दो कंसेप्ट चलता है पैरेलली, एक होता है कॉस्ट अप्रोच, एक होता है फेयर वैल्यूएशन अप्रोच। फेयर वैल्यूएशन अप्रोच बोलता है हर साल उसका नया वैल्यू निकालो, फेयर वैल्यू निकालो, मतलब आज इसको मार्केट में बेचा जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा, और उसका आप हर साल उसका हर एसेट को रिवैल्यू करते जाओ। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि मैं अगर किसी एसेट के या लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इंड एएस मेरे को फेयर वैल्यूएशन अप्रोच अलाउ करता है, उसके वजह से जो भी चेंज आ रहा है उससे मैं डिविडेंड नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि वो भी एक तरह से क्या रिवैल्यूएशन ही तो है ना। समझ में आया सर? ऊपर वाला जो था हम एएस के हिसाब से बोलते थे, रीवैल्यूएशन गेन सिंपल हम एएस के हिसाब से बोलते थे, एएस की परिभाषा थी। एएस के अंदर आप पढ़ा होगा, पढ़ेगा भी, एएस 10 है आपका इसके अंदर, जो बोलता है कि आपको लिमिटेड, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, हर एसेट का जरूरी नहीं है। इंड एएस बोलता है सारा एसेट का पूरा रिवैल्यूएशन करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। समझ में आया? तो इंड एएस का अप्रोच ही दो है, एक है कॉस्ट अप्रोच, एक है फेयर वैल्यूएशन अप्रोच। मेरा बात समझ आ रहा है आप लोग को? पक्का ना? इसीलिए लैंग्वेज ऐसा लिखा है, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। आप फेयर वैल्यूएशन अप्रोच से कर रहे हो तो उसकी वजह से जो भी चेंज आ रहा है, तो ये इंड एएस के लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट डाला गया। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरी बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मैंने आपको नोट भी समझा दिया, डिविडेंड किसको पे किया ये भी समझा दिया, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट परमिटेड फॉर, वैसे मैंने आपको बताया था कि पीएल अगर डेबिट होगा तो मैंने आपको बोला था ना कि सेक्शन क्या बोलता है कि बोनस जो है, बोनस जो है सॉरी डिविडेंड जो है वो कैश या बैंक से ही पेबल होना चाहिए, ये बताया था ना आपको, डिविडेंड शैल बी पेड ओनली बाय वे ऑफ कैश। हालांकि फिर नीचे समझा दिया था कि कैश का मतलब कैश मत समझना, कैश मतलब बैंक और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी होता है। तो मैंने बताया था आपको कि लॉ मेकर क्या बोलना चाहता है, लॉ मेकर बोलना चाहता है काइंड में डिविडेंड पे मत करना। मान लो 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, अब मान लीजिए चिप्स का पैकेट लेकर के खड़ा है, जो आ रहा है तेरा कितना शेयर है, 5 शेयर है, ले 5 पैकेट चिप्स का ले लो, ऐसा नहीं कर सकता। समझ में आया? डिविडेंड काइंड में नहीं दे सकता। तो लॉ मेकर इसको ऐसे क्लैरिफिकेशन के लिए बोला है कि आप जब पीएल डेबिट करोगे डिविडेंड के लिए तो उसको आप हमेशा बैंक से क्रेडिट करना, लेकिन बोला कि अगर आपको बोनस इश्यू करना है या बोनस कॉल देना है, बोनस शेयर देना है, मतलब क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है सुनो, मेरा ये शेयर होल्डर है जो मेरे कंपनी में शेयर है, 100 शेयर लगा रखा है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, 1:1 का बोनस दिया, 1:1 का बोनस दिया, तो अब इसके पास कितने शेयर हो गए, 200 शेयर। समझ में आया? तो अब मैं एंट्री, कंपनी एंट्री क्या पास करती है मालूम? कंपनी क्या बोलता है, कंपनी ने कहा पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री ये पास करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, पीएल को तो डेबिट कर रहे हैं, सामने बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, क्या क्रेडिट हो रहा है, इक्विटी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोला? सर सेक्शन में पहले लिखा कि आप डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर को जो दे रहे हो, तो पीएल यहाँ डेबिट किया तो यहाँ पर आपका बैंक या कैश ही जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर समझाया, बोला नहीं नहीं, इक्विटी बोनस शेयर दे रहे ना, तो फिर आपको कैश डेबिट नहीं करने से, क्रेडिट नहीं करने से भी हो जाएगा, आप इक्विटी कैपिटल क्रेडिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझा लॉजिक? अरे ये बताया था ना, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो फिर रिपीट करूंगा, पक्का श्योर? ओके, ऑनलाइन पे भी किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है मैं पूरा रिकैप करूंगा। हाँ वेरी वेरी गुड, बच्चे इतने देर बाद जागा कहते थोड़ा बताइए, तो आप इतना बता रहे हो तो सुनो, आओ, जब मेरे को कहा पूरा बताने में, एक बार अच्छे से थोड़ा सा बताऊंगा पूरा। लो बेटा, पहला लाइन क्या लिखा, शेयर, अब एक्चुअली लॉ मेकर जब लॉ बनाते हैं ना, तो पहला ये मेन सेक्शन का हेडिंग, ये मेन सेक्शन बात बोला, क्या बोला, बोला कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, सॉरी, एक्सेप्ट इन कैश, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट इन, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि आप डिविडेंड की जब एंट्री पास करोगे, मैंने वैसे तो आपको बता रखा है, डिविडेंड जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते, 3 स्टेज होता है बताया था ना,
कि पहला स्टेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करते हैं कि हम इतना दे सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो, ये आने वाले मीटिंग में फाइनल होगा ना रेट, इसलिए क्या होता है इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। मीटिंग के अंदर जब डिक्लेयर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं P&L डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, ठीक है। और फिर जब डिविडेंड पे हो जाता है 30 दिन का टाइम रहता है, उसके अंदर जब भी पे हो जाता है तो फिर आपका डिविडेंड पेएबल डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आता है। तो अल्टीमेटली आप अगर कंबाइन करो तो क्या एंट्री होती है PL डेबिट टू बैंक। तो डिविडेंड का एंट्री क्या होता है PL अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर ये बोलना चाहते हैं कि आप जब PL को डेबिट कर रहे हो ना, ये जब PL को डेबिट कर रहे हो कुछ पैसा देने के लिए, तो सामने से बैंक को ही क्रेडिट में डालना। समझ में है मेरा बात? ओ भाई ये समझ में है ये वाला लाइन का मतलब। फिर इन्होंने समझाया नहीं 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 ऐसा बात नहीं है। अगर कभी आप बोनस देना चाहते हैं, बोनस देना चाहते हैं तो आप PL को डेबिट करोगे बोनस के अंदर भी, बोनस की एंट्री ऐसी होती है, और आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। बेकार का समझाया, नहीं भी समझाता तो कोई बात नहीं होता, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट और नेचर ही अलग है। मेरा बात समझा, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फॉर इशूइंग ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर, और कैपिटलाइजेशन ऑफ इश्यू फॉर बोनस कॉल। बोनस कॉल मतलब क्या होता है, किसी शेयर होल्डर है जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, पेड अप वैल्यू कितना है 6 रुपए, अभी 4 रुपए का क्या है अनपेड है। तो लॉ बोलते हैं कि आप ना कंपनी ऐसा कर सकता है PL से 4 रुपया डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल को 4 रुपया क्रेडिट कर सकता है, यानी कि इसका ये 4 रुपया जो पेएबल बैलेंस था इसको माफ कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोनस में आपको क्या दे रहे हैं कॉल। एक तरह से आपको बेनिफिट है, 4 रुपया आपको देना था वो बच गया खर्चा आपका, तो आपको तो 4 रुपया बेनिफिट का दिया ना। बोले ये भी कर सकते हैं, PL को डेबिट करके बोनस कॉल भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखो कहीं भी बैंक का एंट्री नहीं है, PL डेबिट टू बैंक नहीं है, PL डेबिट टू इक्विटी दोनों में। PL डेबिट टू क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों शेयर होल्डर को जा रहा है, क्या कैश में जा रहे हैं नहीं, अदरवाइज एक तो शेयर के फॉर्म पे जा रहे हैं और एक कुछ पैसा आपका माफी के फॉर्म पे जा रहा है। वो पैसा डिविडेंड में आपको नहीं दे रहा 4 रुपया, वो 4 रुपया जो आपसे मिलना था वो मैंने वेव कर दिया, इसको बोनस कॉल बोलते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लॉ मेकर ये कहते हैं। समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत है? वापस रिपीट करना है तो बताओ, कोई दिक्कत पक्का? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको नोट से कराते कराते चला था, अगर आपने डिपॉजिट लिया है मेंबर से 73 74 में, तो आपको जो है डिविडेंड देने नहीं मिलेगा। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया, मैंने कहा कि कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी है जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, और कुछ मतलब बाकी कंपनी नॉर्मली क्या मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। मेरा जो शेयर होल्डर है मैं उससे FD टाइप का डिपॉजिट ले। सर सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये भी अपना शेयर होल्डर से FD टाइप का डिपॉजिट ले सकता है? हाँ ले सकते हैं। क्या ये तुम लोग से FD टाइप का डिपॉजिट ले सकते हैं क्या? नहीं, तुम लोग से पब्लिक से FD टाइप का डिपॉजिट नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डर से ये FD टाइप का डिपॉजिट जब लेगा तो लॉ बोला कि आप FD जैसा ले सकते हैं। मान लो इसने 8 महीने का FD मेरे को, मैं मेंबर हूं, मैंने 8 मंथ का FD यहां पर किया 50,000 रुपए का लेटेस्ट, तो इन्होंने मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया लेट से 9%, थोड़ा ज्यादा दे दिया, 9% दिया, और 8 मंथ के लिए मेरा FD करके रख दिया। कर सकते हैं ऐसा। अब ये बोलते हैं कि अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है 8 महीने बाद, इन्होंने मेरे को ये 50,000 का जो मैंने FD किया वो प्लस इंटरेस्ट नहीं दिया, तो फिर कहता है खत्म, आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑब्वियस सा बात है भाई, मेंबर्स, ये सारा कंपनी तो मेंबर से ही डिपॉजिट लेता है, छोटा कंपनी जितना भी सब किससे लेता है, मेंबर से FD लेता है, डिपॉजिट लेता है। तो बोला आप मेंबर से FD लिया, पहले FD का तो पैसा चुकाओ फिर डिविडेंड का बात करना ना। अब मान लो 5-6 शेयर होल्डर है कंपनी में, पर मेरे से ही FD लिया खाली, ऑब्वियस सा बात है ना, अगर वो मेरे को FD नहीं चुका के बाकी को डिविडेंड बांटा तो मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो इसलिए लॉ मेकर क्या बोलते हैं, पहले आप डिपॉजिट FD जो लिया ना वो चुकता करो, वो चुकता करो, वो खत्म करो, वो करने के बाद आपका फिर डिविडेंड बांटने का बात पे आता है। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? क्या यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन पे भी सब लोग बता दे एक बार थम्स अप दे करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर आपको 124 के टाइम चार्ट पे लेकर के आऊंगा। ओके चलिए, ओके 124 में हम आते हैं अनपेड डिविडेंड, ठीक है, अनपेड डिविडेंड।
अनपेड डिविडेंड तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिक्लेयर किया, मतलब बताया कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है, आज मैं यहाँ से खड़ा होकर के चिल्लाया डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया इतना परसेंट जो भी है, उसके लॉ क्या बोलता है, लॉ 30 दिन के अंदर बोलते हैं इसका पेमेंट करना मैंडेटरी है। मैंने बताया इसका लॉजिक ये सब क्यों किया गया, और बोला जो पे नहीं हुआ उसको आप अपने जेब में नहीं रखेगा, 7 दिन के अंदर एक अलग से अकाउंट बना लेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसके अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये हर कंपनी का एक होता है। उसके बाद जो 7 साल तक इसमें रह गया उसको आपको किसको ट्रांसफर करना होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अगर आपने 30 दिन का डिले किया, लॉ मेकर बोला ब्याज बचाने के लिए कर रहा है ना तुम लोग, 30 दिन से ज्यादा तुम लोग क्या कर रहे हैं, आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, हम 8 महीना बाद देगा, ब्याज बचाने के लिए देना ना, लो 18% का ब्याज लगा देगा तुम्हारे ऊपर, 18% तो ब्याज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। आज आप एफडी में इन्वेस्ट करने जाता है तो आपको 6 7 8% मिलता है मैक्सिमम, जोर मारेगा तो 9% मिलेगा, कुछ कुछ बैंक है, कुछ कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 9% भी दे देता है, बहुत जोर मारेगा तो, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 9% इज मैक्सिमम एफडी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा तो 12 13% नॉर्मल रिटर्न, इसमें तो बोला आप कितना ही कोशिश कर लो 18% रेट लगा देंगे, क्या ब्याज बचाने के लिए कोई भी कंपनी काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि ना रखा मैंने 9 9 10, ना रखा मैंने 12 13 भी नहीं रखा, बोला कहीं भी पैसा लगा दो बचाने नहीं देंगे आपको, 18% एक ऐसा रेट रख दिया जो आप सोच भी नहीं सकता ब्याज बचाने का, चला ब्याज तुम बचाने जाएगा जेब से ब्याज भरेगा तुम, क्योंकि तुम 10 11% तुम कहीं इन्वेस्ट करके मिलेगा तुमको, 18% यहाँ देना होगा तो जेब से तो 7% जाएगा ना, इसलिए बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रख देगा, इसलिए कितना रख दिया 18% पर एनम, और साथ ही साथ डायरेक्टर चक्की पीसेगा, देखो ना 2 साल के लिए अप टू 2 years, और फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे। उसके अलावा बोला अगर आपने ये 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या 7 दिन के बाद डिले किया, 12% के दर से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट नॉर्मल रखा, वहां 18 था यहाँ 12, 18 आप समझना हमेशा एबनॉर्मल केस में रखा, एबनॉर्मल क्यों रखा, क्योंकि आपको ब्याज बचाने नहीं देगा, इसलिए अगर आपने पे नहीं किया 30% 30 डेज के अंदर ब्याज बचाने के लिए तो 18%, और अगर आपने अनपेड डिविडेंड, खाली एंट्री तो शिफ्ट कर रहे हैं ना, मेरा एक सेपरेट अकाउंट में पैसा डाला हुआ था, याद आ रहा है आपको मैंने बताया, उससे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर, ये ट्रांसफर एंट्री का तो दिक्कत है ना, ये करने में डिले किया तो 12% लगेंगे, वहां थोड़ा कम रख दिया, थोड़ा लीनियंट बन गया, ठीक है मेरी बात। उसके बाद मैंने आपको कहा कि डिविडेंड आप डिपॉजिट करोगे 5 दिन के अंदर फ्रॉम सेपरेट अकाउंट एंड शेड्यूल्ड। मैं एक बार आपको प्रोसेस फिर से रिकैप कर देता हूँ, मैंने कहा था कि कंपनी के पास कई सारे खाते होंगे, मैंने आपको यही बताया था, मैंने कहा कि कंपनी के पास लेट्स से रिलायंस है, तो रिलायंस के पास एक एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, ये बिजनेस के लिए यूज करते हैं, एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, ये बिजनेस के लिए यूज करता है, पीएनबी का भी करंट अकाउंट है, ये भी बिजनेस के लिए, एचडीएफसी का भी करंट अकाउंट, ये भी बिजनेस के लिए यूज करता है। क्या यहाँ पर ये तीनों अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर करने से डिविडेंड माना जाएगा क्या, नहीं। मान लो रिलायंस ने 10,000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, तो यहां पर लॉ बोलता है आप एक अलग से अकाउंट खुलाओ ना शेड्यूल बैंक, मैंने आईसीआईसीआई का करंट अकाउंट एक खुलवा लिया, ठीक है, बोला इन तीनों में से जो भी आपका है, जिस भी अकाउंट में बैलेंस है वहां से क्या कर दो 10,000 करोड़ इसमें ट्रांसफर कर दो, ये कितने दिन के अंदर ट्रांसफर होना होगा, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मेरा बात समझ में आ गया, 5 दिन के अंदर आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद बोला इसको इससे पैसा जाना भी तो पड़ेगा ना, तो बोला डेट ऑफ डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अलग अलग शेयर होल्डर के अकाउंट में इससे पैसा भेज दो, ठीक है, आपने 30 दिन के अंदर पैसा भेज दिया, लास्ट में इसमें 1,000 करोड़ नहीं 800 करोड़ बच गया, 800 करोड़ इसका पैसा बच गया, ये क्या था अनपेड अनक्लेम्ड, मैंने चेक इश्यू किया पहुंचा नहीं, 800 करोड़ ऐसा अमाउंट का बचा जो पहुंचा नहीं कुछ भी है, 800 करोड़ इसका अमाउंट बचा। अब बोला कि आप एक तो अलग से बना लो, मैंने एक अलग से अकाउंट बना लिया, कौन सा बैंक बच गया, एक्सिस पीएनबी एसबीआई, एसबीआई के अंदर लेट से मैंने करंट अकाउंट बना के रखा है, ये मेरा एसबीआई, इसको मैंने नाम ही दे दिया क्या, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, समझ में आया, मैंने इसका नाम ही दे दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर इसमें क्या होगा, मेरा बात समझो, इसमें तो पुराना साल का भी कुछ पैसा एक्यूमुलेटेड होगा ना, मेरा बात समझ में आ रहा है, पुराना साल का भी कुछ पैसा एक्यूमुलेटेड होगा, तो इसमें एक्स अमाउंट पहले से कुछ होगा, प्लस मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को अगले 7 दिन के अंदर 30 डेज के बाद 7 दिन के अंदर मेरे को एंट्री पास करना है, और ये 800 करोड़ इससे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होता है मालूम है, जो भी चेक करने आ रहा है ऑडिट करने आ रहा है उसको इजी हो जाता है चेक करने में, वो इजीली बता सकता है कि अच्छा ये अकाउंट से ये अकाउंट में डिविडेंड का 10,000 करोड़ गया है, 10,000 करोड़ में से
आउटसाइड शेयर होल्डर को 9,200 करोड़ का पेमेंट गया है और 800 करोड़ आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। पहले साल का इतना था, इस साल 800 करोड़ और जुड़ गया, इतना बैलेंस इसमें रहा। मेरा बात समझ पा रहे? ये ऑडिट करने वाले के लिए भी बड़ा इजी होता है। सर ये जो ट्रांसफर करना होता है ये 7 डेज के अंदर करना होता है, और ये नहीं किया तो आपको 12% ब्याज लगाया जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये देखो, हाँ अलग से सेपरेट अकाउंट विद शेड्यूल बैंक बोला था ना, सेपरेट अकाउंट विद शेड्यूल बैंक, तो ये सेपरेट अकाउंट अलग से बनेगा। तो दो ही तो अकाउंट एक्स्ट्रा खुला ना आपको, एक दो ही अकाउंट खुला, एक्स्ट्रा खुला, ये अकाउंट खुला, ये 800 करोड़ जब इसमें ट्रांसफर कर दिया आपने, फिर इसका बैलेंस 0 हो गया, अगले साल का डिविडेंड के लिए फिर से रेडी हो गया ये। अरे समझा कि नहीं? तो आपको दो ही तो फोकट का अकाउंट खुलाना पड़ा, और ये साल दर साल एक ही चलेगा। मैं बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? पक्का? तो ये ऑडिट में जो चेक कर, हाँ इससे हर साल कुछ ना कुछ पैसा चला भी जाएगा, कुछ ना कुछ रिफंड भी करेगा कंपनी, तो ये चेक करने में इजी होता है। कंफ्यूजन नहीं होता कि इस साल कितना पैसा गया, जो इस साल जाना है वो इस अकाउंट से जाएगा, जो पिछले साल का गया वो इस अकाउंट से जाएगा। तो जो चेक करता है ना, प्रैक्टिकली ऑडिट करता है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है बैलेंसेस को ट्रेस करना। एक ही अकाउंट से सारा खिचड़ी पका देगा ना, तुम समझ ही नहीं पाएगा किसको कब कितना जा रहा है। इसी कारण से लॉ ने इसको इससे सेग्रीगेट। क्लियर हो गया? यहाँ तक कंसेप्ट लॉजिकली सब क्लियर हो गया? ओके। अगर आपको ये 7%, 12% कब लगता है, 18% कब लगता है, ये भी क्लियर हो गया? 18% कब लगेगा सर? अगर आपने ये अकाउंट से यहां पर ये पैसा डील पेमेंट करने में डिले किया, 18%। अगर उसके बाद 30 दिन खत्म हो गया, उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको इस अकाउंट में एंट्री करना पड़ता है, नहीं किया ये 800 करोड़ ट्रांसफर, तो 12% आपको लगेगा। ठीक है? और उसके बाद 7 साल तक जो पड़ा रह गया वो उठा करके किसमें डालना पड़ता है? आईपीएफ से। तो अगेन वो किसमें किससे जाएगा? ये इसमें, इस अकाउंट में से कुछ अमाउंट आईपीएफ में जाएगा जो 7 साल का हो गया, कुछ अमाउंट जो भूला भटका लोग जाग गया यूडीडी पे करने के लिए इसमें से जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो चीज के लिए बेसिकली जाता है इस अकाउंट से। समझ में आया? तो इससे क्लैरिटी रहता है, इससे करंट ईयर का शेयर होल्डर को गया, इससे पुराना भूला भटका शेयर होल्डर को भी गया, और आईपीएफ में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर। समझ में? ठीक है। बट द पॉइंट इज, प्राइवेट कंपनीज, अगर आप लोअर लेवल पे देखो, प्राइवेट कंपनी जनरली डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, कभी बाद में आपको समझाऊंगा। प्राइमरी डिविडेंड वो डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा जैसे ही कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, यानी कि मैंने जो अब बताया ना आपको, आईसीआईसीआई से एसबीआई में एंट्री पास करेगी, उसके 90 दिन के अंदर, ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनाएगी, बताएगी किनका किनका नाम, एड्रेस और कितना कितना डिविडेंड है, वो पूरा वेबसाइट पे प्लेस कर दिया। कंपनी का खुद का वेबसाइट है तो उस पर प्लेस करेगी, वरना और इस पे तो प्लेस करना ही, वरना वरना नहीं। अगर खुद का वेबसाइट है तो उसमें तो प्लेस करना ही है, और साथ ही साथ वेबसाइट www.mca.gov.in पे प्लेस कर। जैसे सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, अभी तक अपने कंपनी के नाम पे खुद का वेबसाइट नहीं है, तो सिर्फ अपने को इसमें डिटेल देना है। जिस दिन अपना वेबसाइट बन जाएगा, अपने वेबसाइट पे भी देना, इसमें भी कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 साल तक जो अनपेड डिविडेंड में रह गया उसको आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और आईपीएफ का जो एक अथॉरिटी बनाया है, उस अथॉरिटी को आपको स्टेटमेंट देना होगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर टू दी। मतलब मैं अगर मान लो इस साल एसबीआई से मैंने लेटेस्ट से एसबीआई से इस साल मैंने 200 करोड़ ट्रांसफर कर दिया आईपीएफ को, तो ये 200 करोड़ का मेरे को डिटेल बना करके आईपीएफ अथॉरिटी को देना पड़ेगा। सर ये आईपीएफ क्या होता है? एक फंड बनाया, जैसे पीएम केयर फंड है, नाम सुना है? पीएम केयर फंड, ये कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने एक फंड का निर्माण किया था और बोला ये पैसा कोरोना के लिए यूज होगा, ऐसा एक फंड बना दिया था ना, वैसे एक फंड का निर्माण कर दिया। अब ये फंड लॉ के तहत निर्माण किया गया, तो ये ना पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, जो भी फंडिंग वगैरह रहता है, तो ये बेनिफिट रहता है इसमें, एक स्टैट्यूटरी पोजीशन दे दिया इसको। समझ में? तो ये फंड को एक सेक्शन बना दिया 125 और बोल दिया कि ये फंड का पूरा स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन यहाँ से मिलेगा। तो ये छोटा मोटा फंड नहीं है, ये प्रॉपर एक बनाया गया है, ये फंड को देख रेख करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इससे रिलेटेड रूल्स भी है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आईपीएफ रूल्स भी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप समझा? फंड बनाया एक्ट के थ्रू, उसके अंदर रूल्स बना करके एक अथॉरिटी और ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, और बोला कि जो भी पैसा आएगा ये जाएगा, और इसको कैसे कैसे यूज करेगा ये सब लॉ में बता दिया। क्लियर हो गया? आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके।
इसके बाद मैं आपके साथ आगे बढ़ा और मैंने आपको कहा कि जिसको भी अगर क्लेम करना है वो जाकर के क्लेम कर सकता है। अगर यूडीडी 7 साल तक है तो यूडीडी अकाउंट में कंपनी से जाके मांगेगा, और 7 साल से ज्यादा हो गया तो आईपीएफ में जाके उनके पास मांगेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा अगर 7 कंजिक्यूटिव ईयर तक, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना, ए भाई बाहर का व्यक्ति है क्या, जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 7 साल तक कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव ईयर, ध्यान से रखना, एक भी साल अगर क्लेम करने वाला आदमी आ गया फिर ये नहीं लगेगा। 7 साल लगातार अगर आपका डिविडेंड यूडीडी अकाउंट में जा रहा है और अनपेड रह रहा है तो आपको शेयर्स भी उठा करके जो है आईपीएफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया लॉजिक भी कि ये वो केस होता है जहां पर डेथ हो जाता है आदमी का, और डेथ होने वाला व्यक्ति ने बताया नहीं होता अपने फैमिली मेंबर्स को या नॉमिनीज को, होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुला रखा है, ठीक है, मेरा तीन चार डीमैट अकाउंट है, तो मैंने उसपे सब में नॉमिनी दे रखा। अब दिक्कत ये कि नॉमिनी मैंने दे रखा है, किसी को भी दे रखा, सपोज मैंने वाइफ को नॉमिनी दे रखा, पर मैंने किसी को घर में बताया ही नहीं कि मैंने किस किस शेयर में कितना पैसा लगाया, मेरा डीमेट आईडी कौन सा है, कौन से ब्रोकर के पास मेरा आईडी है, पासवर्ड क्या है, नॉमिनी कैसे एक्सेस, उनको कुछ भी नहीं मालूम मेरे बारे में। और कल को मुझे कुछ हो जाता है तो हो गया ना, वो शेयर तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा मेरे अकाउंट में वैसे, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। उनको तो बैंक में ज्यादा से ज्यादा मालूम होगा जितना पैसा बैंक में इनकैश करेंगे, स्टॉक का कुछ मालूम ही। हालांकि मैंने बता रखा है, मैंने वो गलती नहीं करी है, तो काफी लोगों से सीख, मैंने सबको बता रखा है, देख भाई मेरा पासवर्ड भी ये है, ठीक है ना, नॉमिनी ये है, पैसे उठा लियो, ठीक है ना, कुछ हो जाता तो। पर कई लोग बताते नहीं, तो जो बताते नहीं है ये राज उन्हीं के साथ चला जाता है कि कितना शेयर कितने लोगों ने होल्ड किया, ठीक है ना, ये राज उन्हीं के साथ चला जाता है, तो फिर अल्टीमेटली सरकार उसका बेनिफिट, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैंने अब आपके साथ डिस्कस करना है ये आईईपीएफ के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि सरकार बस्तवी का एक फंड बना दिया आईईपीएफ, ये मैंने लिखवाया है आज। अब मैं पुराना रिकैप करके शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया आईईपीएफ, इससे रिलेटेड रूल्स नोटिफाई कर दिए और बोला यही फंड में जाएगा जो पैसा जाएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट्स क्या क्या आएंगे इस फंड से। नंबर 1 में बोला कि सरकार जो ग्रांट अप्रोप्रिएट करेगी, ये पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएट होता है। सरकार जब बजट का एलोकेट करता है ना, तो सरकार बोलते है कि हम इतना रुपया एज अ डोनेशन इस फंड को देगा, ये पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, समझ में आया। और एक हो गया डोनेशन, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है बेसिकली, एक पार्लियामेंट से अप्रूव करके आप एलोकेट करते हैं, दूसरा आप अपने तरफ से कुछ एक पैसा इसमें डाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको ओरिजिनली बताऊं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये दो मेन सोर्स होता ही नहीं कभी। सरकार ऐसे लिख दिया कि हम लोग पार्लियामेंट से कुछ चंदा, पार्लियामेंट से अप्रूव करा के कुछ ग्रांट दे देगा या कुछ मन में जाएगा बाद में तो डोनेशन भी ले लेगा किसी से। मेन सोर्स होता है ये सारा, लोगों का जो पैसा भूल जाता है, लोगों का जो पैसा भटक जाता है, ये कंसेप्ट याद रखना। क्रेडिट मुश्किल नहीं है एकदम, 1 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, पूरा राम कहानी इसी में गाया है, इसी के लिए आया है 124 के अंदर, कि मेरे वो जो बुआ जी का जो चेक दिखाया था मैंने, अगर वो 7 साल तक हम सोए हुए रहते तो वो इस फंड में आ जाता पैसा। मैंने बताया ना आपको, याद आ रहा है, चेक दिखाया था भैया, एक बार वापस देखो, एक बार वापस तुम लोग को डिविडेंड वारंट भी दिखा देते, ये देखो, ये बुआ जी का नाम है मेरा, ये चेक बना हुआ है 760 रुपए का, 2023 है, डिविडेंड वारंट है देखो, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वारंट। फिर उसके बाद ये एक और चेक है देखो, ये 2022 का है, 3 मंथ तक वैलिड था, ये डिविडेंड वारंट लिखा हुआ है लार्सन एंड टर्बो, दिख रहा है। तो अगर 7 साल तक हम सोए हुए रहते तो ये पैसे भी कितना था, लेट्स से ये कितना अमाउंट है 4950। 7 साल तक हम सोए हुए रहते यानी 2029 तक हम सोए हुए रहते, तो ये पैसा भी कहां तक ट्रांसफर हो जाता, आईपीएफ। अगर हमको लेना होता तो आईपीएफ के पास जाना पड़ता। समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला आईपीएफ में और क्या क्या पैसे आएंगे। सिंपल, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, पहले के जमाने में जितना भी आपको कंपनी से इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या, एक तो इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, एक डिबेंचर होता है, तीन ही होता है ना। अब सिंपल सा बात है, इक्विटी शेयर के अंदर क्या हुआ, इक्विटी शेयर के अंदर अगर आपने पैसे एप्लीकेशन में भेजे, पहले आज की तारीख में ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है, पहले की तारीख में ये कंसेप्ट वैसे वैलिड होता था। मतलब आज मान लो कोई कंपनी का आईपीओ आया है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात बताओ। एक होटल का आईपीओ आया था, अभी मैं नाम भूल गया, मैं होटल विटल पे ऐसे भी विश्वास कम करता हूँ, मेरे को एक ही कंपनी पसंद है होटल के अंदर, इंडियन होटल जो ग्रुप है, ताज का जो ग्रुप है, आईएचसीएल, इंडियन होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जितने भी ताज का 5 स्टार प्रॉपर्टी है वो ये मैनेज करते हैं।
और मेरे को बड़ा जबरदस्त रिटर्न दिया इस कंपनी ने, बहुत ज्यादा। हाँ, डिस्काउंट और स्कीम के चलते मैंने वो देखा, हालांकि कुछ नहीं मिलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वो, मैंने कहाँ मिलता भाई, मैं खुद। हाँ, कब मिला? अरे बाद में बताएंगे, ठीक है। मैं भी इंस्टाग्राम में देख के डिस्काउंट और स्कीम के चलते मैंने शेयर लिया, हालांकि मैंने एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ये एक 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 45-50% रिटर्न इस कंपनी ने मेरे को दिया, और कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेरा दिल जीत लिया, मतलब मजा आ गया मेरे को उसमें पैसा इन्वेस्ट करके। खैर होटल विटल में मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं होता वैसे, ठीक है ना, पता नहीं होटल विटल कब खराब हो जाए पता नहीं। तो एक होटल का भी लेटेस्ट में आईपीओ आया, हाँ, जुपिटर होटल है, जुपिटर थोड़ी। कह रहे चल, बच्चा कह रहा है जुपिटर होटल का आईपीओ, मैं भी मान लेता हूँ जुपिटर, अपने को क्या है, जुपिटर आया कि मार्स है, अपने को क्या लेना देना। जुपिटर होटल लिमिटेड का आईपीओ आया, ठीक है ना। कह रहा है कि जुपिटर होटल का आया, पहले के जमाने में क्या होता था, इन्होंने कहा कि आप आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, तो मैं क्या करता था, वैसे ना फॉर्म आता था, फॉर्म पूरा, ये चिट्ठी ऐसे पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म पूरा फिलअप करूंगा, और इसके साथ क्या करता हूँ, चेक लगा करके एप्लीकेशन का भेजता हूँ। 15,000 रुपए का जनरली आजकल लॉट होता है आईपीओ का आदमी का, तो मैंने 15,000 रुपए का चेक लगा करके फॉर्म के साथ भेजता था, लो मेरा एप्लीकेशन आप रखो। तो कंपनी सबके पास क्या होता था, वो आता था। कई बार क्या होता था, कंपनी उसको इनकैश कर लेता था, इनकैश कर लेता था मतलब 15,000 रुपये अपना बैंक में जमा करवा देता, ताकि लोग मुकर नहीं, आप लोग मुकर जाएगा ना बाद में तो, अरे समझा ना, नहीं तो नहीं होगा तो क्या होगा। ये नमन बोला माँ कसम 15,000 रुपये लेगा, 15,000 का शेयर लेगा, पैसा वैसा दिया नहीं, बाद में हम इसको बोला ये नमन ले जा, कहते हैं प्रैंक किया, मजाक कर दिया आपके साथ, तो इसलिए कंपनी बोलता था विश्वास नहीं है आप पे, चेक पहले भेजो साथ में फॉर्म के। तो फॉर्म के साथ चेक जाता था, चेक को हम एनकैश करा के अपने अकाउंट में डालता था, सबका एनकैश करके अकाउंट में डाले, फिर हम अलॉटमेंट डिसाइड करता था किसको किसको अलॉटमेंट देना है। तो हम बोला ओ चैतन्य बहुत बहुत मुबारक, आपको शेयर अलॉट हो गया। ओ पुनीत बहुत बहुत मुबारक, आपको भी शेयर अलॉट। पुलकित बहुत बहुत मुबारक। ए न माने तेरे को तो शेयर अलॉट नहीं हुआ, माफ करना मुझे, राणा जी माफ करना। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 15,000 का चेक, जो पैसा तो इनकैश कर देता ना, 15,000 का चेक नमन के नाम पे लिख के वापस बना के भेजूंगा। अब नमन गुम हो गया, नमन इतना दुख हो गया, कहते हैं कि मैं दुनियादारी छोड़ के जा रहा हूँ, हिमालय पे चला गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, इसको मिला नहीं 15,000 का चेक, समझ में आया। और 7 साल बीत गया उस 15,000 का चेक को। तो बोला अब कहाँ करो उस पैसे को, उठा करके कहाँ डाल दो, आई ई, समझ में आया। पहले के जमाने में ये कंसेप्ट होता था, फॉर्म भरते थे, चेक साथ में लगा करके भेजते थे, कंपनी एनकैश करते थे। फिर कंपनी ने इसमें झोल झपाटा शुरू कर दिया। भाई मेरे पास 300 करोड़ फोकट का एप्लीकेशन बनी गया है, मेरे को पता है अलॉटमेंट इनको करना है नहीं, रिटर्न ही तो करना है, 1 साल बाद कर देंगे, क्या दिक्कत है, 300 करोड़ पे ब्याज खा लिया मैंने, समझ में आया। तो सरकार को ये भी गुस्सा है, ये क्या कर रहे हैं भाई। तो फिर सरकार ने कंसेप्ट लेकर के, चलिए आजकल कैसे लगता है, आजकल जो आईपीओ में अलॉटमेंट होता है उसमें कंसेप्ट होता है आजबा। आजबा क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। बाप रे बाप, खतरनाक नाम बोल दिया। आजबा नाम है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अभी क्या कंसेप्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। आज अगर आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करिए, जैसे जुपिटर होटल का आईपीओ है, तो आप ऑनलाइन ही भरेगा फॉर्म अपने अकाउंट से कि भाई मेरे को इतना इतना भरना है, और फटाफट हो जाता है, ऐसा नहीं है, पूरा फटाफट आपका तो सारा केवाईसी किया होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, फटाफट आप भरेगा, बोलेगा 15,000 रुपया दो, तो डेबिट नहीं होगा आपके बैंक से, बल्कि आप क्या करोगे, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दोगे कि मेरा 15,000 ब्लॉक कर दो। मतलब आपके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो बैंक बोलेगा अवेलेबल बैलेंस फॉर यूज कितना होगा, 85,000, और 15,000 बोलेगा ब्लॉक्ड अमाउंट। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो अकाउंट से आपका गया नहीं, उस पर ब्याज किसको मिलेगा, आपको ही मिलेगा, वो 15,000 पे ब्याज आपको मिलेगा। अब कंपनी ने 1 महीने बाद डिसाइड किया कि आपको अलॉटमेंट नहीं जाएगा, तो वो बैंक को सीधा इंस्ट्रक्शन रिलीज करेगा कि मैं इसको कोई अलॉटमेंट दे नहीं पाया हूं, कृपया इसका ब्लॉक्ड अमाउंट को रिलीज कर दे। वो ब्लॉक्ड अमाउंट को रिलीज कर देता है, तो अब आपका अवेलेबल बैलेंस फॉर यूज फिर से कितना हो जाएगा, 1 लाख। और फायदा इसमें क्या हुआ, 15,000 पे ब्याज किसको मिल रहा है, आपको। और कंपनी जो मिसयूज करता था वो मिसयूज बंद हो गया, और कंपनी के लिए भी अच्छा है, मतलब कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं है। अरे कल को शेयर होल्डर एप्लीकेशन देने के बाद बोल दे अरे प्रैंक किया, मजाक कर रहे, तो वैसा कर नहीं सकता, क्योंकि बैंक गारंटी दे रहा है, बैंक बोल रहा है हम इसका अकाउंट से 15,000 ब्लॉक कर दिया पहले से, कोई चिंता नहीं है, इसको यूज ही नहीं करने देगा 15,000 रुपया, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
और अगर उन्होंने बोल दिया ना, अगर कंपनी ने बोल दिया देखो इसको अलॉटमेंट गया है इतना शेयर, इसके शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो गया डेबिट अकाउंट में, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पेमेंट 15,000 डेबिट करके सीधा कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, वो फिर किसी की नहीं सुनी। मेरी बात समझ में आता है? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट। तो आजकल ये चलता है। पहले के जमाने में वो चेक लगा के भेजते थे, कंपनी इनकैश करते थे, फिर रिटर्न करने का कंसेप्ट होता था। पर इन्होंने लॉ में अभी भी लिख रखा है कि अगर आपने एप्लीकेशन मनी के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन के नो अलॉटमेंट के कारण आपका एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड है, वो आपको नहीं पहुंचा, तो वो भी किसमें चला जाएगा? आईपीएफ में 7 ईयर्स और 7 ईयर्स के बाद। उसके बाद मैच्योर डिपॉजिट, सिंपल सा बात है। सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड में मैंने 50,000 का एफडी कर रखा था। 8 महीने बाद कंपनी ने मेरे को 50,000 प्लस इंटरेस्ट का एक चेक इशू किया, मैं गुम हो गया, मिला नहीं। 7 साल तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ था चेक। अब वो पैसा कहाँ चला जाएगा? आईईपीएफ में। मतलब समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर वोल्डर का कोई भी पैसा जो कंपनी ने चेक काट के भेजा उनको नहीं मिला, वो सब पैसा किस में आ जाएगा? आईईपीएफ। सिमिलरली डिबेंचर वाले, कंपनी में डिबेंचर इशू किया, ये पुनीत ने मेरे कंपनी में 1 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा, रिडेम्पशन की तारीख में मैं 1 लाख का डिबेंचर का प्रिंसिपल प्लस चेक काट के इंटरेस्ट का चेक काट के इसको भेजा, ये मिला नहीं। 7 साल तक इसको ढूंढते रहा, मिला ही नहीं। तो फिर क्या पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आईईपीएफ के अंदर। इसके बाद आया सर ये क्या है, ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर में देख लो, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करना है, इक्विटी शेयर को तो कभी रिडीम नहीं करना होता, इक्विटी शेयर तो कंपनी मरने के साथ ही जाता है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है, प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर को जब पैसा चुकाना है अगेन, जब चेक काट के भेजा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिला नहीं, 7 साल हो गया, उसके बाद पैसा किसमें आ जाएगा? आईपीएफ में। तो याद करने का सिंपल तरीका है, कंपनी में क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के रिलेटेड आप क्या बोलेगा? एप्लीकेशन मनी भेजा, अलॉटमेंट नहीं हुआ जिसके कारण ड्यू फॉर रिफंड, अपना भाषा में बोलना है। 7 साल या ज्यादा टाइम पार हो गया, आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करना है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिबेंचर। डिबेंचर का पैसा मैंने इश्यू करना है, पर डिबेंचर होल्डर मिला नहीं, 7 साल से ज्यादा हो गया, पैसा किसमें जाएगा? आईपीएफ में। तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का टाइम आया, प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन किया, पर रिडेम्पशन पे शेयर होल्डर मिला नहीं, 7 साल से ज्यादा टाइम चला गया, मैं इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दूंगा? आईपीएफ। 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके अलावा डिपॉजिट एक और बोलते हैं, ठीक है। और डिविडेंड तो आता ही है, ठीक है। डिविडेंड तो ऊपर आए ना, अनपेड डिविडेंड। सर बाकी सारा में लिखा है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इसका कोई ब्याज भी अगर है तो वो भी आईपीएफ में डालना है, इसमें कोई इतना टेक्निकल बात नहीं है। सर ये एक तो क्या आ गया? सेल प्रोसीड अराइजिंग फ्रॉम फ्रैक्शनल शेयर इन केस ऑफ बोनस शेयर इशू, मर्जर इशू, एमेलगमेशन फॉर 7 ईयर और मोर। ये क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया इसका? सुनो, मैंने बोनस इशू किया, मेरे कंपनी में ये एक शेयर होल्डर है, ठीक है, मिस्टर एक्स, एक शेयर होल्डर है, इनके पास 1000 शेयर, 1000 शेयर। मैंने बोनस इशू किया 2 शेयर फॉर 3 हेड। मतलब अगर आपने 3 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो 2 शेयर पे आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। ऐसा हुआ? मेरा बात समझ में आया? अब क्या होता है इसमें, दिक्कत क्या होती है? 999 शेयर पे इसका हो गया, बात समझो। 999 इंटू 2/3 कर सकते हैं ना आप? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपने क्या किया, कितना हो गया? 666 शेयर बोनस का इशू कर दिया। पर सर ये एक शेयर पे तो और बोनस मिलना था ना, एक शेयर पे भी तो बोनस मिलना था 2/3। तो ये 2/3 का तो आप कैसे देगा? ऐसे तो दे नहीं सकता फ्रैक्शनल शेयर। मेरा बात समझ में आया? तो इससे रिलेटेड ये लोग क्या करता है, इंटू 2/3 करेगा तो कितना का? 0.67। तो 0.67 आ गया इंटू कंपनी का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है। लेटेस्ट से कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 2,000 रुपये या 3,000 रुपया कर लेते, इजी हो जाएगा। 3,000, तो 3,000 जब कर लेगा तो इसका 2,000 रुपया आ जाएगा बोनस का रुपया। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे हुआ? अरे पक्का, पक्का ना? 2/3 का तो 999 का तो डिविजिबल है, 666 बोनस का दे दिया, एक शेयर डिविजिबल नहीं है, उसका 2/3 आपको 2,000 रुपया क्या करता है? कैश में पेमेंट कर देगा। कैश मतलब चेक बना करके भेज देगा। बात समझ में? 2,000 रुपया आपको चेक बना करके भेज देगा। तो जब चेक बना करके भेजा, आप मिला नहीं, 7 साल बीत गया, कहाँ डाल देगा? आई। समझ में आया? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल क्यों बोला समझ में आया? क्योंकि 999 पूरा रेशियो में मिल रहा था,
एक शेयर फ्रैक्शन में आ रहा था, इसको हम बेचेंगे और बेच के जो पैसा कैश आएगा वो आपको जमा दे देंगे, इसीलिए इसको नाम बोला सेल प्रोसीड्स अराइजिंग आउट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। देखो ना, देखा, ये किसमें होता है, बोनस में होता है। मर्जर एमेलगमेशन मतलब क्या होता है, सुनो, मर्जर एमेलगमेशन, हाँ वेरी गुड, तुम लोग सबका चल रहा है क्या अकाउंट। मर्जर एमेलगमेशन मालूम है क्या होता है, कि कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर करता है तो उसमें पीसी जो डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना, पीसी जो डिस्चार्ज करता है वो शेयर में भी करता है ना, मैं सामने वाले कंपनी को शेयर दूंगा। मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो सकते हैं किसी ने नहीं पढ़ा, मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है मर्जर एमेलगमेशन में, क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो आज क्या होता है, सिनर्जी C3 है कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक और कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसको आज बोला कि तुम आओ मेरे साथ मर्ज हो जाओ, हम लोग इकट्ठा मिलके पढ़ाएंगे और हमारी कंपनी का नाम भी सिनर्जी C3 होगा, हम तुमको अपने अंडर में क्या कर लेगा, मर्ज कर लेगा। तो इसका जो शेयर होल्डर होता है ना, हम उसको शेयर देते हैं। तो हम क्या बोला, अगेन हम 2/3 का रेशियो में दिया कि अगर आपको, आपके पास 2 for 3 है, हम बोला अगर आपके पास 3 शेयर है ना, इसके बदले में 2 आपको देगा, समझ में आया। तो किसी के पास मान लो 4 शेयर है, तो 3 का तो इसको 2 मिल जाएगा, और एक शेयर फ्रैक्शन होगा, तो वो एक शेयर को फ्रैक्शन में 2/3 करके, जो भी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके, इसको कैश दे करके रफा दफा किया। सेल प्रोसीड्स आउट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, शेयर प्रोसीड्स अराइजिंग आउट फ्रैक्शनल शेयर इन केस ऑफ बोनस अमेलगमेशन बढ़ जाए, ठीक है, 7 साल से ज्यादा टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पर सब लोग को समझ में आ गया, एक बार सब लोग थम्स अप दे दो फटाफट, सब समझ में आ गया तो क्विकली। मानवी ने थम्स अप दिया, बाकी फटाफट बता दो। प्रतीक्षा वेरी गुड। नेहल बेटा आप भी बता दे फटाफट, क्या ये क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर और किसी को दिक्कत है, हाँ वेरी गुड, बच्चे यहाँ भी थम्स अप दे रहे, क्या बात है, यही बात आप लोग भी ऐसे कर देगा, समझ में आ जाएगा हमको। वेरी गुड, नाइस। लास्ट, एनी इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड। अब हो सकता है फंड में कुछ आइडियल पैसा पड़ा हो, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो, उससे कुछ रिटर्न आया, तो वो भी इस फंड में ही आएगा। क्रेडिट टू द फंड क्लियर हो गया। अब डेबिट किसके लिए किया जाएगा, सिंपल सा बात है, जो पैसा का हकदार है, अगर वो पैसा मांगने के लिए आ गया तो यही लिखा हुआ है देखो, डिपॉजिट मैच्योर्ड वाले मांगने आ गए, डिविडेंड वाले मांगने आ गए, डिबेंचर वाले मांगने आ गए, एप्लीकेशन मांगने आ गए, तो इस पैसे को दिया जाएगा। सिंपल है, इतना कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अवेयरनेस के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद बोला अब इसको ना, जनहित के 2 और काम इसमें लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ये समझ नहीं आता बच्चों को, ध्यान से। लॉ बोलता है कि 38(4) क्रेडिट, अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं ना, सेक्शन दिखाऊं आपको, तो 124 बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ देखो, सॉरी 125 के बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ देखो, कि ये फंड में क्रेडिट कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, ध्यान से समझो। तो बोला पैसे आएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, डोनेशन देगी, फलाना 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 ढिमका, ये सब लिखा हुआ है। फिर ये लिखा कि 38(4) के अंदर जो पैसा आपको मिलेगा, और फिर यहां पर है ना, इसी को लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल अमाउंट, बाप रे बाप। अभी इसका मतलब समझो, 38(4) अभी आपका नहीं है, चैप्टर 3 में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा अभी ऐसे ही बता देता हूँ। 38(4) क्या बोलता है, 38 सेक्शन किसके बारे में, अगर मैंने आपको धोखे से किसी शेयर में पैसे लगवा दिए, फ्रॉड करके धोखे से किसी शेयर में पैसे लगवा दिए, आपका कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मतलब धोखा मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं कोई फर्जी स्कीम निकाल सकता हूँ, मैं आपको झूठा रिटर्न्स का लालच दे सकता हूँ, किसी भी तरह से हो सकता है ये, आपने पढ़ा होगा कोई भी चीज, मैं आपको आया झूठा मोटा तारीफ किया, मैं बोला कंपनी के MD हूँ ये वो, पैसा ले लिया मैंने, फ्रॉड किया बेसिकली आपके साथ, और बेसिकली फ्रॉड करके क्या किया, आपके पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर सिक्योरिटी के अंदर मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता चला कि ये तो स्कैम से हुआ था। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सहारा ने ये काम किया था। सहारा क्या करता था, लो वैल्यू के डिनोमिनेशन बनाता था बॉन्ड के, 10 रुपए 10 रुपए, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए का बॉन्ड बनाता था, और स्लम एरियाज में उन्होंने कहा कि आपको हाई रिटर्न मिलेगा, ये वो पैसे लगाओ। तो अब 5 रुपए का बॉन्ड में तो कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 500-700 तो बॉन्ड आप लोग भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज का आज भी खरीद सकता है, अगर मैं हाई रिटर्न प्रॉमिस कर दूं उसमें तो वो लोग पैसे लगाते थे इसके अंदर, स्कीम के अंदर।
बाद में पता चला सब धोखा में किया गया है, सब अंधेरा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो सहारा ने लंबा गेम खेला, 1300-1400 करोड़ रुपया मान लो एक स्कीम के तहत मैंने लोगों से फ्रॉड करके पैसा इन्वेस्ट करवा लिया। तो अब क्या बोला, जब पता चला तो 1300 करोड़ रुपया जब्त किया जाएगा सहारे से, 1300 करोड़ जब्त किया जाएगा ना, तो वो जब्त करके सीधा कहां डिपॉजिट करा देना, IEPF में जमा करा देना, समझा। और फिर उसका यूटिलाइजेशन कहां होगा, डिसजॉर्ज करने में। डिसजॉर्ज मतलब क्या होता है, जिसका जो पैसा है उसको वो वापस दिखा दो। तो बोला कि ये पैसा को यूटिलाइज किया होगा डिसजॉर्ज अमाउंट को एलिजिबल एप्लीकेट में वापस घुमाने के लिए जिन्होंने लॉस सफर किया। तो मान लो इसने 2500 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया था मेरे लालच में आके, या शेयर खरीद लिया था मेरे लालच में आके, मैंने तो फ्रॉड किया था। तो कोर्ट क्या बोला, 1300 करोड़ जब जब्त हुआ तो 1300 करोड़ को पूरा उठाकर किसमें डाल दो, IEPF में। और बाद में क्या करो, 2500 उसको देना है 2500 उसको दे दो, 5000 उसको देना है 5000 उसको दे दो। तो ऐसा करके उसको पेमेंट करवा। क्लियर हो गया मेरा बात यहाँ पर, पक्का कोई दिक्कत। और यहाँ पर लिखा रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन परसुएंस ऑफ क्लास एक्शन सूट। मैं आपको एक चीज शब्द, ये जो वर्ड है समझा देता हूँ, क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है। आपको नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, क्लास एक्शन सूट मतलब कई बार क्या होता है जब पब्लिक के साथ लंबा फ्रॉड होता है, सुनना मेरी बात, पब्लिक के साथ लंबा फ्रॉड होता है, तो हमको लॉ ने दो जगह पर यह बात बोला है कि आप चाहो तो अकेला अकेला, समझो मेरे कंपनी ने सेम स्कीम 13,000 करोड़ का स्कैम कर दिया और सब पब्लिक का पैसा मारा, समझ में आ रहा है, सारा पैसा आम जनता का उसमें लूटा गया। अब एक ऑप्शन तो क्या है, हर आदमी अलग 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 केस फाइल करे, 13,000 करोड़ का एप्लीकेशन है, तुम अलग से फाइल करो, तुम अलग से फाइल करो, तुम अलग से फाइल करो, तुम अलग से फाइल करो। इसमें दिक्कत क्या आएगा, सबका खर्चा पड़ेगा, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा। और आधा से ज्यादा, आधा क्या 90% लोग तो फाइल ही नहीं करेगा, खर्चा दुनिया भर का। भाई मेरा 10,000 रुपये जेब से गया, साला केस वेस करने में 2 लाख और लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए लॉ ने प्रोविजन लाया क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन मतलब एक साथ कई सारा लोग मिलके एक सूट फाइल करना। तो बोला कि अगर पब्लिक एट लार्ज का लंबा फ्रॉड हुआ तो लॉ बोला कि हम लोग अलाउ करेगा कि सब लोग मिलके एक ही सूट पैसा डाल दो, एक ही सूट फाइल कर दो। उसमें बेनिफिट क्या होता है, मान लो 1 करोड़ लोग के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें 13,000 करोड़ रुपया लूटा गया लोगों को। तो 1 करोड़ लोग अगर मिलके एक सूट फाइल कर रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया वकील भी कर लो, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ खर्चा आ जाएगा। तो 1 करोड़ लोग पे 1 करोड़ खर्चा आया तो 1 रुपया पर पर्सन हुआ, तो ना तो अफोर्ड कर देगा ना, समझ में आया। 100-500 रुपया भी अफोर्ड कर देगा, तो 500 रुपया अगर आ गए तो 500 करोड़ जमा हो जाएगा, तो मोर देन सफिशिएंट है केस फाइल करने के लिए, समझ में आया। तो इसीलिए क्लास एक्शन सूट को एनकरेज किया जाता है। आजकल तो ऑनलाइन जमाना हो गया, ऑनलाइन के थ्रू मिल जाओ, सब लोग मिलके एक जन लीड लेकर के फाइल कर दो, तो उसको भी बेनिफिट क्या मिलता है, उसको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। ये आजकल करते हैं ना, कई अभी शुरू भी हुआ है कि मैं एक कम्युनिटी बना लूंगा ऑनलाइन सबको बुला के, और मैं लीड ले रहा हूँ, तो मैं कुछ पैसा बोल दूंगा कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए काम करने का लूंगा, मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया। और मेरा काम क्या होगा, कोर्ट कचहरी का सारा मामला लाना, एडवोकेट से बात करना। तो मेरे भी आपको भी टेंशन नहीं, तो आपका माथा बच्ची नहीं है, सारा हेडेक मैं ले रहा हूँ, मेरे को भी 1 करोड़ रुपया मिल गया तो मेरे को भी टेंशन नहीं। तो इस तरह से क्लास एक्शन सूट होता है आजकल, समझ में आया। क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, बैठा बैठा घर में आपको काम करना है, आपको कहीं आना नहीं, और मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं भी इंटरेस्ट लेके काम कराऊंगा और काम निकाल के आपको पैसा। तो इस तरह से क्लास एक्शन सूट होता है। तो इसमें लॉ बोला कि अगर ट्रिब्यूनल चाहता है तो कोई खर्चा अगर लगा, मान लो मेरे को पब्लिक के साथ लंबा फ्रॉड हुआ और बहुत सारे लंबा पब्लिक के साथ फ्रॉड हुआ, तो इसमें जो केस लड़ने का खर्चा है, हो सकता है ट्रिब्यूनल बोले कि ये पैसा आप IEPF से दिलवा दो। मेरे को सूट लड़ने में 5 करोड़ रुपया खर्चा पड़ा, तो कोर्ट बोलेगा क्योंकि एक क्लास एक्शन सूट है, पब्लिक को एट लार्ज बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट किया है, तो ये 5 करोड़ रुपया कहां से चला जाएगा, IEPF से यूटिलाइजेशन। समझ में आ गया। तो IEPF में कहां से पैसा आएगा समझ में आ गया, और IEPF में कहां कहां पैसा जाएगा समझ में आ गया, पक्का 100%। एक बार गो थ्रू कर लो जो मैंने नोट्स से लिखा है, फिर उसके बाद हम आपको आगे का सेक्शन पढ़ाएगा। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार गो थ्रू कर लो जो मैंने नोट्स में लिखवाया है।
सेक्शन 38 है उसमें अमाउंट क्रेडिट होगा आईपीएफ में, जैसे 1200 करोड़ का स्कैम है तो रिकवर जितना भी अमाउंट क्रेडिट होगा, अगर ज्यादा देने तो ज्यादा भी देगा तो उसमें नहीं, पैसा तो पूरा रिकवर होता है जनरली। जैसे तुमने घपला किया तो तुमसे तो 1200 करोड़ रिकवर करेंगे। अब तुमने कुछ खर्च वर्च कर दिया, तुम्हारा प्रॉपर्टी वगैरह सीज करके उससे रिकवर किया जाता है। कुछ ना कुछ तो एसेट बनाया होगा ना, समझ रहे हैं? 200 करोड़ खर्च किया होगा तो कोई गाड़ी खरीदा होगा, बंगला खरीदा होगा। कुछ नॉमिनल अगर पैसा है, जो मान लो 10-20 करोड़ तुमने एडमिन टाइप का, मतलब फ्लाइट का खर्चा कर दिया, तो वो फिर फंड से दे देगा। जनरली पैसा रिकवर हो जाता है। अभी वो उसका नहीं सुना क्या, विजय माल्या का 10,000 करोड़ का फ्रॉड का एलिगेशन है। 13,000 करोड़ का संपत्ति बेच दिया उसको। ट्विटर पे यही तो लिखा, साला 10,000 करोड़ का हम फ्रॉड किया, 13,000 करोड़ का मेरा संपत्ति बेच दिया, उसके बाद भी अरेस्ट वारंट निकाल के रखा, हमको इंडिया में लाके जेल में डालने का बात कर रहे हैं। ये कोई कहाँ का ना इंसाफ हुआ? यही इंसाफ है आज के तारीख में। हाँ, अच्छा बेटा, एक बार फिर पढ़ ले। एसबीआई का शेयर के बाद में बात करेंगे, पहले एक बार पढ़ लो। एक न्यूज आपने भी लेटेस्ट में पढ़ा, एसबीआई का बात चला तो एक साउथ में एक जगह पे एक कुछ लोगों ने एसबीआई का फेक ब्रांच खोल दिया पूरा। और उनपे शक कैसे हुआ मालूम है? साउथ में था, साउथ में। और व्हाट कॉजेस सस्पिशन वाज डिसेंट बिहेवियर ऑफ द स्टाफ। न्यूज में है, स्टाफ बहुत डिसेंटली बिहेव करते थे। ये डाउट किया चला एसबीआई का स्टाफ इतना डिसेंटली कैसे बिहेव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। No offense to anybody who's any relative working in SBI. नहीं यार, वीडियो पब्लिक करने में बड़ा ये एक और मीम आया था, बहुत खतरनाक मीम था वो भी। हाँ, मीम क्या आया था? वो इंटरव्यू के लिए जाता है बंदा, कहता है कि वो इंटरव्यू में पहला सवाल उससे पूछता है, व्हाई शुड बी हायर यू? तो कहता है, मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 5 में पूछो। तो इंटरव्यू, सैलरी कितने लोग डिस्कस करें? अच्छा नहीं, इंटरव्यू में हायर करने के लिए व्हाई शुड बी हायर यू, मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 5 में पूछो, जाओ। हाँ हाँ हाँ, अगर एक आदमी अगर बैंक का काम कराने के लिए वो लंच करा तो लंच को मेरे साइड में क्या मैं उसका काम करके दिया एलपी ऐसा बना एसबीआई बेचारा का जो नेगेटिव मार्केटिंग हुआ है भाई साहब। अरे पढ़ने के लिए टाइम नहीं, पढ़ना हो गया कि कॉपी उसको कुर्बान कर दिया। तेरा भी हो गया, सबका इधर का हो गया। पढ़ पढ़, बीच में थोड़ा लाइट मोमेंट्स भी जरूरी। ये जो कॉर्पोरेट एफडी होता है वो सेफ होता है। कॉर्पोरेट एफडी सेफ होता है? नहीं होता, रिस्क होता है। नॉर्मल एफडी सेफ होता है, मैं आपको बता दूंगा ये भी बात। नॉर्मल एफडी में 5 लाख तक का डीआईसी जीसी गारंटी होता है। कॉर्पोरेट एफडी में ये सब नहीं होता। ये बोनस शेट पे एक और चैप्टर एक चैप्टर है बड़ा, उसके अंदर बोनस एक टॉपिक है, चैप्टर 4। और टैक्स में अगर कुछ पढ़ा था तो लॉ में पढ़ेगा पढ़ेगा। टैक्स वाले इधर बोलते थे लॉ में पढ़ेगा, लॉ वाले बोलते कि टैक्स में पढ़ लेता। नहीं ऐसा नहीं, मैं पूरा बताऊंगा, चिंता मत। टैक्स सब बताऊंगा उसमें। हो गया बेटा, तेरा भी हो गया, तेरा भी हो गया, तेरा हो गया। तू तो खाली ऐसे ही हूँ, तेरा हूँ ही रहता है एनी टाइम। सबका हो गया बच्चों? ऑनलाइन पे भी सबका हो गया? कोई रह तो नहीं गया? चलिए, नेहल प्रतीक्षा आप भी थम्स अप दे दो अगर हो गया तो, फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। गुड, ओके। उसके अलावा आप देखो, उसके अलावा तो चैप्टर बहुत मस्त है। इसके अंदर देखो, क्लेम टू बी मेड टू अथॉरिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसी को कोई पैसा मिलना है तो डायरेक्ट अथॉरिटी को आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी और एक अथॉरिटी बनाएगी, नॉट एक्सीडिंग इतना इतना एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में
अपॉइंट, तो इससे रिलेटेड रूल सिलेबस में नहीं है, तो ये सब काम का नहीं है अपने लिए। कहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट कैसा होगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, रूल है अपने सिलेबस में, है नहीं। वाओ, रिसोर्सेज टू बी प्रोवाइडेड बाय सीजी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अपने सिलेबस में है नहीं। टे 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 टे, कितना बढ़िया है, ऐसे ही सब सेक्शन होता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अपने सिलेबस में नहीं। वाओ यार वाओ, ये तो मस्ती चैप्टर एकदम। Powers of the authority as may be constituted, it shall be competent to spend money out of the fund for objects specified in subsection। तो कहता है ऊपर में जो डेबिट लिखा हुआ है, जहां पे यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, उसी के लिए आप पैसा स्पेंड करेंगे, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, हाँ, कौन कराएगा, सीएजी। अब मैं आपको इसमें भी कैसे कोई काम का बात नहीं, सरकार का कोई भी काम होता है उसका ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोल के एक इंस्टीट्यूट है, हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे से वो बताऊंगा, मैं अभी आपको ऐसे बता देता हूँ। सीएजी होता है। आपने कभी अरविंद केजरीवाल वगैरह का कभी कोई गलती से भी ऐसे जीके वीके में इंटरेस्ट है क्या आप लोग को, हाँ? जीके वीके में कभी कोई भाषण विषण सुनता है, पॉलिटिकल पर्सन लोग का भाषण सुनेगा, अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुनेगा तो वो काफी उनका भाषण में कॉमन है। उनको उनको फ्रीबीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि दिल्ली में ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली फ्री क्या करती है, आप तो टैक्स पेयर का बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो उनका रिप्लाई बहुत अच्छा रिप्लाई था और जेन्युइन रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि साहब कैसे टैक्स पेयर का बर्डन बना ले, हम टैक्स का पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से और लोगों को ही उसमें सुविधा दे रहे हैं फ्री। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इस कदर बना दिया है कि लोग मतलब प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में बना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और उनका पॉलिसी कितना अच्छा था, उन्होंने एक भी सरकारी स्कूल के टीचर को टर्मिनेट नहीं किया जो एग्जिस्टिंग है, बल्कि उनको फॉरेन भेजा गया ट्रेनिंग लेने के लिए। उनको मोटिवेट किया गया कि आपकी वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है। उसके बाद उनको डिप्लॉय किया गया, ट्रेन किया गया और देखा गया कि अब इनका परफॉर्मेंस कैसा है। जो जेनविन में लुल्ली टाइप को उनको हटा दिया और फिर जो जेनविन कैपेबिलिटी है उनको फिर सबको रखा और नया अपॉइंटमेंट किया। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज किया, सारा फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड किया। तो बोला हम तो ये टैक्स पेयर से पैसा इसी काम का ले रहे हैं और इसी में ही खर्चा कर रहे हैं, तो क्या इसमें गलत कर। हॉस्पिटल बनाया, बोला कि आपको एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपको कुछ भी ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने एक लाइन और बोलते हैं हमेशा कि सर लोगों का पैसा लोगों के भलाई में लगा रहे, क्या फ्रीबी। दूसरा वो बोलते हैं कि दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है, आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लेना, कहता है कि दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है, घाटे में नहीं चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। मतलब जितना लोगों से टैक्स आता है और जितना हम खर्चा करते हैं लोगों पे, उसके बाद भी सरकार पैसे बचा रही है, प्रॉफिट में चल रही है। और वन ऑफ द फ्यू गवर्नमेंट से पूरे देश के अंदर जो प्रॉफिट में चल रहा है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मेरा किसी को पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, ये उन्हीं के स्पीच का एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो हमेशा बोलते रहते सीएजी ने ऑडिट किया है और प्रॉफिट में है, सीएजी ने ऑडिट किया है प्रॉफिट में। तो जैसे नॉर्मल कंपनी वंपनी का सीए लोग ऑडिट करता है ना, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, वैसे सरकारी संस्थान का कौन ऑडिट करता है, सीएजी नाम होता है। नाम फुल फॉर्म में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो लोग ऑडिट करता है सरकारी फंड ये सबका। सर कोई अलग लोग होते हैं कि इनका अपना टीम भी होता है और सीए लोग को भी इन लोग एम्पैनल करते हैं। जैसे हमारा फर्म, जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरा फर्म भी सीएजी के अंडर एम्पैनल्ड है, यानी मैं भी गवर्नमेंट की कुछ इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर सकता हूं जो हमको वहां से अपॉइंट किया जाए। तो कुछ सीएस भी करते हैं और उनकी अपनी टीम भी होती है जो भी करते हैं। बट बेसिकली आइडिया में अगर ओवरऑल आपको ये बताओ तो जैसे नॉर्मल कंपनी सबका तो सीए भी ऑडिट करता है, सरकारी कंपनीज का ऑडिट हमेशा कौन करेगा, सीए। सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन है, नॉट कंपनी, सरकारी जो भी कंपनी है इंस्टीट्यूशन है उसका ऑडिट कौन करेगा, सीएजी। सीएजी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो ये फंड क्योंकि सरकार ने बनाया है पार्लियामेंट के तहत, लॉ के तहत, तो ये फंड का ऑडिट भी कौन करेगा, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और नीचे रखा है कि रिपोर्ट बना करके दोनों पार्लियामेंट के हाउस में लीड आउट किया जाएगा। इससे अब से कोई सवाल आने वाला नहीं है। मेन सवाल आपको इसी में से आएगा कि इस फंड में क्या आएगा और कहां जाएगा, कैसे आएगा, कहां जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने पढ़ भी लिया। अब आई होप कि गजनी इफेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और ले सकते हैं, 10-15 मिनट और ले सकते हैं क्या, 10-15 मिनट और ले सकते हैं, कोई दिक्कत। गजनी इफेक्ट आ रहा है तो एक काम करते हैं, 10 मिनट थोड़ा नोटिंग कर लेते हैं, 10 मिनट नोटिंग कर लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड आपका भी फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वापस लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे को मालूम है दोस्त, पहले पढ़ा दूं।
अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाने का मुझे एक्चुअली लग रहा है कि 11:40 हो गया ना, मुझे लग नहीं रहा कि आज पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो सम कराना है तो मुझे लगता नहीं है कि आज सम हो पाएगा। एक काम करता हूँ, हाँ नोटिंग करा देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक सेक्शन और मैं रिकैप करा देता हूँ। 126 उस दिन रह गया था, तो ये थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ, और 127 भी रिकैप करा देता हूँ। फिर मैं कल आधा क्लास लगेगा मोटा मोटी, मैं वो लेकर के फिर आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। मैं 126 एक बार वापस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसका। हाँ 6 हो गया था, 7 नहीं हुआ था क्या? अच्छा, तो फिर भी एक बार इसको रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि मैंने सबको रिकैप कराया, तो 6 भी एक बार रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। 6 के अंदर क्या बोला गया था? मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो है, उसमें आज भी कैसे शेयर ट्रांसफर होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिनर्जी C3 एडुटेक है, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनका एक बही खाता होता है, ये बही खाते को हम क्या बोलते हैं प्यार से? रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। अब मान लो इस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर कई सारे शेयर होल्डर है, तो उनका नाम लिखा जाता है। पेज नंबर नहीं बोलते हम रजिस्टर का, हम इसमें बोलते हैं फोलियो नंबर। नामकरण अलग होता है, वो तो पेज नंबर बोलेगा तो चिंदी लगेगा, होता पेज नंबर ही है वो, नाम बोल देते हैं इसको फोलियो नंबर। तो फोलियो नंबर हम लोग लिख देते हैं। तो फोलियो नंबर 4 में कोई मिस्टर एक्स का नाम लिखा हुआ, ठीक है। अब ये मिस्टर एक्स जो है अपना शेयर किसी मिस्टर वाई को बेचना चाहते हैं, बेच सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बेच सकता है। कंपनी का शेयर तो ट्रांसफरेबल होता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो एक्स अपना शेयर वाई को बेचना चाहता है, बेच सकता है। इसके लिए इनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, लॉ बोलता है, मेरा कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म का नंबर है SH4। आप कभी भी गूगल में सर्च करना है SH4 PDF, वो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फॉर्म भर करके आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर ट्रांसफर फॉर्म। इसको शेयर ट्रांसफर फॉर्म बोलते हैं कॉमन भाषा में, लॉ की भाषा में इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इसको लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। कोई दिक्कत है क्या? तो स्टेप 1 में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं, ये SH4 फॉर्मेट को निकाल के प्रिंट करके इसको भरते हैं, भर के कंपनी के पास ये जमा देते हैं। कहां देंगे? सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में यहां पर जमा देंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? जब यहां पर जमा दे देंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये एक मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुलाने के बाद ये चेक करेंगे कि भैया जो एक्स बेच रहा है, क्या एक्स का नाम पहले के नाम पे है? तो बोला हाँ, फोलियो नंबर 4 में है, उसका सिग्नेचर वगैरह है। फिर ये देखा फॉर्म जेन्युइनली एक्स ने किया है, हाँ एक्स ने किया है, सब कुछ चेक करेगा, और उसके बाद ओके कर देगा, ओके बोल देगा। ओके करने के बाद क्या होता है, ये रजिस्टर में नया से एक नया पेज नंबर पे हम लोग क्या करता है, फोलियो नंबर लेट से नया पेज नंबर है 10, तो 10 में नाम लिख देगा मिस्टर वाई का, और यहाँ पर एक्चुअली लिखते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मेंबरशिप, कि किस तारीख से शुरू हुआ इसका मेंबरशिप, और डेट ऑफ सेसेशन, तो सेसेशन में इसका डेट डाल देंगे, आज का डेट डाल देंगे, और इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट आज का डेट आ देंगे। समझ में आया कैसे होता है? ये रिकॉर्ड करना बोलते, एंट्री डाल दिया रजिस्टर में, और फिर क्या करते हैं, इनको बता देते हैं कि भैया तुम्हारा शेयर एक्स वाई के नाम पे ट्रांसफर हो गया, अब वाई नया मालिक है हमारे कंपनी का। पहले बताओ ये क्लियर है क्या? क्या ये प्रोसेस क्लियर है? वैसे मैं चैप्टर 4 जब कराऊंगा बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा, पर पहले ये बताओ अभी ऊपर ऊपर से क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है ये प्रोसेस में? किसी को कोई डाउट है इस प्रोसेस के अंदर? बेसिकली कुछ नहीं होता, मेरे को वाई को शेयर ट्रांसफर करना है, तो एक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भर के कंपनी को भेजूंगा, कंपनी मिलाएगा, सब कुछ ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, एक मीटिंग करेगा, सब कुछ ठीक है, फिर एंट्री किया जाएगा रजिस्टर में, और बोल देगा कि हाँ आप तुम लोग का शेयर ट्रांसफर हो गया। तो कुछ टाइम लगेगा ना, मैंने आज फॉर्म भेजा, अब डायरेक्टर तो वेला नहीं बैठा हुआ मेरे लिए कि तुम भेजते ही साथ साथ मीटिंग बुला लेगा, 5 दिन 10 दिन 20 दिन हो सकता है, टाइम लगेगा, हो सकता है कि नहीं। अब क्या हुआ, लेट अस से स्टेप 1 में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो शेयर बेचना था, उसका SH4 जो शेयर ट्रांसफर फॉर्म है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, वो भर के कंपनी को जमा दे दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना मीटिंग नहीं बुला पाया किसी भी कारण से, कुछ दिन बीत गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला पाया, लेकिन यहां पर वो क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मीटिंग नहीं बुला,
SH4 क्या है, पढ़ाया हुआ, पेंडिंग विद द कंपनी। मतलब SH4 मेरे कंपनी में जमा हो चुका है, लेकिन मैंने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। SH4 पेंडिंग मतलब उसके ऊपर डिस्कशन मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं किया। तो अब मेरे को दिक्कत है ना, एक्स को ट्रांसफर करूं डिविडेंड कि वाई को करूं। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। तो मेरा लॉ 126 क्या बोलता है, ना एक्स को कर ना वाई को कर, सीधा किस में डाल दे, ये डिविडेंड जो इसका शेयर का डिविडेंड है, एक्स वाले शेयर का जो भी डिविडेंड है उसको मान लो 100 शेयर है एक्स के पास, और मैंने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 1000 रुपए को तुम लोग कहां ट्रांसफर कर देना, सीधा सीधी अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है। लॉ मेकर क्यों ये बोला, लॉ मेकर बोला कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मान लो थोड़ा दिन के बाद सपोज यहां पर आकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रजिस्टर कर दिया ट्रांसफर, एंट्री कर दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में, और अब बोला मिस्टर वाई कौन हो गया, हमारा नया शेयर होल्डर हो गया। समझ में, तो मिस्टर वाई सिंपली क्या करेगा, आई कंपनी को अप्लाई करेगा, बोला भाई तुम लोग अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छा बात है, 1000 रुपया मेरा यूडीडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, प्लीज वो मेरे को ट्रांसफर कर दो। तो 1000 रुपया कंपनी रिट्रांसफर कर देगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। इससे ना कंपनी को परेशानी हो रही है, ना एक्स और वाई को कोई परेशानी हो रही है। वाई को भी सिंपल एक चिट्ठी लिखना है कि भाई मेरा पैसा अभी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ में आया, ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कंपनी को बोला कि अगर आपके पास कोई शेयर ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर आ गया और उसका ट्रांसफर अभी पेंडिंग है, अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कहां ट्रांसफर कर दो उसको, यूडीडी अकाउंट। ठीक है। और बोला कि ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, ऑप्शन 2 ये हो सकता है कि ये जब SH4 लिखा ना, SH4 जब भेजा, ये साथ में एक रिटर्न में बात लिख दिया कि मेरा डिविडेंड जो मेरे को मिलना है वो प्लीज ट्रांसफर टू मिस्टर वाई। इसने ये लिखित में दे दिया, एक डॉक्यूमेंट में, एक चिट्ठी में लिखे हुए दे दिया। तो बेटा ऑर्डर दिया तो 123 भी बोलता है ना कि अगर आपने ऑर्डर दिया मेरे को नहीं, मेरे पिताजी को ट्रांसफर कर दो, तो कंपनी वो मान सकता है, बोलो ना। तो भाई एक्स ने लिखित में दे दिया मेरे को नहीं, वाई को दे दो, तो कंपनी मानेगा, और टू हिज ऑर्डर आया था ना, तो क्या दिक्कत है, तब तो डायरेक्टली वाई को ही ट्रांसफर कर दो। समझ में आया, तो सिंपल सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होता है। पहला, एक्स ने वाई को जब शेयर बेचा तो वो बोलेगा कि भाई तुम एक चिट्ठी में ये भी लिख दो कि मेरा जो डिविडेंड है वो वाई को ट्रांसफर कर देना फलाना फलाना अकाउंट के अंदर। समझ में आया, तो कंपनी अकॉर्डिंगली काम कर देगा। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है, बोला ना अगर तुम लोग को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो तुम्हारे लिए तो झमेला ना कंपनी कि एक्स को दे कि वाई को दे। हो सकता है कि फॉर्म प्रॉपरली भरा नहीं गया हो, फॉर्म में कुछ दिक्कत हो, तो तुम ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगा, तो फिर नियम से एक्स को जाना चाहिए। अब तुम्हारे लिए दिक्कत है कि एक्स को दे कि वाई को दे, ये दिक्कत है तुम्हारे लिए, और तुमको तो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला, तो तुम ना एक्स को दो ना वाई को दो, सीधा यूडीडी को दो। और फिर जब तुम ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, जो भी डिसीजन होगा, मान लो या तो वाई बन जाएगा शेयर होल्डर या एक्स ही कंटिन्यू रहेगा, तो जो भी रहेगा वो यूडीडी से अप्लाई करके पैसा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में रहेगा मेरा बात, अरे कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, अरे समझा कि नहीं। सिमिलरली बोला कि अगर कोई राइट शेयर, बोनस शेयर, इस तरह का कोई भी डिक्लेयर करता है, बोनस शेयर समझ में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नया शेयर दे रहा है। राइट शेयर में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि राइट शेयर क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दाम में शेयर दे रहे हो, क्योंकि पार्टनरशिप में अपन क्या करते थे, प्रॉफिट का आवंटन करते थे, प्रॉफिट को एक आवंटन, प्रॉफिट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में, पार्टनर्स में बांट देते थे, फिर नया पार्टनर सारा नया कैपिटल ले। कंपनी में ये नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी में कंसेप्ट निकाला गया कि आप ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में शेयर दे दो, तो उनको एक प्रॉफिट का हिस्सा बांटने के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो आप राइट इशू या बोनस इशू इस तरह का कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, एक्स ने वाई को जब शेयर ट्रांसफर कर दिया, पता नहीं ना बोनस किसको जाना चाहिए, एक्स को जाए कि वाई को जाए, या राइट किसको जाना चाहिए, एक्स को जाए कि वाई को जाए, तो बोला आप एक बार होल्ड करो, कीप इन अबेयंस, नाम बोल दिया क्या, कीप इन अबेयंस, थोड़ा होल्ड कर लो, ना एक्स को दो ना वाई को दो, मामला सेटल हो जाएगा, वो अप्लाई करेंगे, जिसको फिर उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जिसको देना है वो दे देना। क्लियर हो गया मेरी बात। अब 126 आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। जहां भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैंने आपको बता दिया शेयर ट्रांसफर फॉर्म SH4 हैज बीन डिलीवर्ड एंड ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग नहीं बैठा, ट्रांसफर द डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ना इसको दो ना उसको दो, सीधा किस में डाल दो, यूडीडी, अनलेस, यानी जब तक कि नहीं, अनलेस का मतलब जहां भी आया तो मैंने आपको बताया जब तक कि नहीं बोल देना, कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड, अगर मैंने एक्स ने एक चिट्ठी में लिख दिया कि प्लीज पे माय डिविडेंड टू वाई, तो फिर किसको ट्रांसफर कर देना आप, डिविडेंड वाई को। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा कीप इन अबेंस, मतलब होल्ड कर लो, कोई भी राइट शेयर है बोनस शेयर है तो उसका इशू होल्ड में रख लो, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो जो भी कंसर्न बंदा है वो अप्लाई करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग में आप इसको पे कर देना। क्लियर हो गया।
आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास भी है। उसके बाद हम कल 127 से कंटिन्यू करेंगे और रूल 3 जो बता हुआ है वो कंप्लीट करके इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लास यहाँ पर एंड।